हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जो कि एस चंद से है। ठीक है, एस चंद क्लास 9 फिजिक्स सॉल्यूशन है ग्रेविटेशन चैप्टर के। अगर आपको मैं पेज नंबर बता दूं तो पेज नंबर है 100। आप लोगों ने देखा होगा एस चंद के बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशन, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो पेज नंबर 100 पर जाकर आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं एस चंद लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, what is the value of gravitational constant g on the earth and on the moon। वैल्यू ऑफ जी पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, अर्थ पर क्या होगी और मून पर क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता था, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर की। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी है m1 मास की, एक बॉडी है m2 मास की। इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इनके प्रोडक्ट के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, जब भी कभी हटता है फिजिक्स के अंदर, कभी भी हटे तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यानी कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो ये बदलेगा इक्वल टू में। ठीक है, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके इक्वल टू में बदलेगा तो एक कांस्टेंट आता है। किसकी वजह से आता है, क्योंकि आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटने की वजह से जो कांस्टेंट आता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अलग अलग केसेस में ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जनरल नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटने की वजह से आया है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में आता था जी, तो फॉर्मूला बन जाता था जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या बन जाता था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया वो कौन आया, जी आया। तो इसी की वैल्यू की बात कर रहा है वो, कि वैल्यू क्या होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की अर्थ पर और मून पर। अब आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा था जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। इसका नाम इसीलिए कांस्टेंट है पूरे, इसीलिए वाले को क्या बोला जाता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मेरे भाई चाहे आप अर्थ पे मेजर कर लो, चाहे आप मून पे कर लो, चाहे किसी और जगह कर लो, आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलने वाली। इट मींस, इसीलिए इन्होंने आंसर क्या लगा, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ऑन द अर्थ एंड द मून इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कि आपकी जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। चाहे मून पे निकालो, चाहे अर्थ पे निकालो, चाहे किसी भी प्लेनेट पे निकालो। आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मून रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ। यानी कि जो मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, जो भी मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो पहले तो इस रोटेशनल मोशन को समझना मेरे भाई। जब भी कभी रोटेशनल मोशन होता है, जब भी कभी क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है किसी भी सेंटर के अराउंड, और उस सेंटर पे यहाँ पे अर्थ है, और जो रोटेशनल मोशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, मून का हो रहा है। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी को रोटेशन में रहने के लिए उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, CNTRIPETAL, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए। आप लोगों को याद होगा, आपने काफी बार किया भी होगा, आपने एक धागा एक पत्थर से मान दिया, ठीक है, आपने उस धागे से उस पत्थर को घुमाया, रोटेट कराया, तो वो राउंड 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 घूमता रहता है। तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है कहां से मिलती है, मैकेनिकल फोर्स से। आप खुद अपनी फोर्स दे रहे हो, आपकी जो फोर्स है, आपके हाथों की जो फोर्स है जिससे आप घुमा रहे हो, उस फोर्स की वजह से वो स्टोन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी कि जो आपकी मैकेनिकल फोर्स है वही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रही है। तो बात आती है कि भाई मून को कौन घुमा रहा है, वहां को इंसान तो नहीं ना घुमा रहा अर्थ के अराउंड। तो मून और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगती है, मून और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगती है जिसका नाम आपको लोगों को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है यही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मून रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वही रेस्पॉन्सिबल होती है मून को
रिवॉल्व करने के लिए अर्थ कह रहा हूं। क्लियर है? आपको दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? डज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी? Does the acceleration produced in a freely falling body depend on the mass of the body? जो भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, फ्रीली फॉलिंग बॉडी आपको पता होगा जो ये वर्ड है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम उस बॉडी को बोलते हैं जो भी फॉल करे, लेकिन फॉल कैसे करे? फ्रीली फॉल करे। फ्रीली फॉल करने का मतलब है, देखो दो तरीके हैं। मैंने एक स्टोन को ऐसे फेंका तो मैंने उस पर फोर्स लगाई तब स्टोन नीचे गया। दूसरा तरीका, मैंने स्टोन को सिर्फ छोड़ दिया, मैंने कुछ फोर्स नहीं लगाई, सिर्फ स्टोन को ऐसे छोड़ा, वो अपने आप नीचे जा रहा है जैसे भी जा रहा है। तो जो फोर्स हमने नहीं लगाई, जो ये ड्रॉप करना होता है ना, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल होना। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करे फ्रीली, यानी उस पर कोई भी फोर्स ना लगे। कोई भी फोर्स ना लगे, इस बात का मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लगे, यानी अर्थ की ग्रेविटी तो लगे, अर्थ की ग्रेविटी लग रही है तभी तो कोई चीज नीचे आ रही है। तो उस पर अर्थ की ग्रेविटी के अलावा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लगनी चाहिए, यानी कि अपन की कोई भी फोर्स नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि मैंने स्टोन को फेंका, तो मैंने स्टोन को फेंका तो मैंने फोर्स दी ना, तो वो नहीं देनी है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोली जाती है कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही हो? ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, और आपने कोई भी फोर्स प्रोवाइड ना की हो आउटसाइड से। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, तो आप लोगों को पता भी होगा जब भी बॉडी फॉल करती है फ्रीली, जब भी बॉडी क्या करती है? फ्रीली फॉल करती है, तो उसके अंदर एक एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन भी कैसा होता है? यूनिफॉर्म, यानी कि जो उसकी स्पीड चेंज होती है वो सेम अमाउंट की होती है सेम टाइम के अंदर। जो भी स्टोन की या फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड चेंज होती है वो सेम अमाउंट की होती है सेम टाइम के अंदर, यानी कि जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। तो इन्होंने यही पूछा है कि जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर, क्या वो डिपेंड करता है मास पे? क्या वो डिपेंड करता है मास पे? तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूंगा, आपने पढ़ा भी होगा। एक फॉर्मूला आता है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सटेन की बुक में, आप क्वेश्चन करने आ रहे हो तो इससे पहले आपने टॉपिक भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर जी होता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जी की वैल्यू कांस्टेंट, जी की वैल्यू कांस्टेंट। यहाँ पर जो आपका एम होता था, ये होता था मास ऑफ अर्थ। क्या होता था? मास ऑफ अर्थ, यानी ये भी कांस्टेंट, यार अर्थ का मास थोड़ी ना बदलता रहता, मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट। वेयर आर इज द, जो आर स्क्वायर है, वेयर आर इज द, आर क्या होता था आपका? आर होता था रेडियस ऑफ अर्थ, आर होता था आपका रेडियस ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली ये भी कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो कि जो ये जी है वो किसकी वैल्यू होती है? कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर। और कैपिटल जी भी कांस्टेंट, कैपिटल एम भी कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू भी क्या रहेगी मेरे भाई? जी की वैल्यू भी रहेगी कांस्टेंट। इट मींस कि जो जी की वैल्यू होती है वो मास पर डिपेंड ही नहीं करती। जी की वैल्यू जो होती है वो मास पर डिपेंड ही नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है अर्थ के मास पे जिसकी की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है या ये डेरिवेशन किस तरीके से हुआ, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो इसमें एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे आया कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ये कैसे ड्राइव हुआ। तो इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। वरना यहाँ से क्लियर क्या हो गया कि स्मॉल जी जो होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी होती है। और जी की वैल्यू आप लोगों को याद भी होगी, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर वही है कि इन्होंने आंसर क्या है? नो, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। तो इन्होंने बोल दिया, साफ मना किया है कि भाई एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर वो मास पर डिपेंड नहीं करता, बॉडी के मास पर जो कि फॉल कर रही है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम द साइंटिस्ट हु गेव द 3 लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए होते। लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आपने पढ़े होंगे कि जो प्लेनेट अपन के रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ, रोटेट नहीं रिवॉल्व करते हैं, जो उसके लिए एक लॉ दिया था। वो लॉ किसने दिया था? वो दिया था केपलर ने। ठीक है, तो जॉनेस केपलर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
नेम द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड द मोशन ऑफ प्लेनेट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लेनेट। उस साइंटिस्ट का नाम बताना जिसने एक्सप्लेन किया था कि जो प्लेनेट का मोशन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे होता है बिटवीन सन एंड प्लेनेट। तो किसने वो एक्सप्लेन किया था? वो एक्सप्लेन किया था आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 5 सीधा सीधा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्टेट द केप्लर्स लॉ व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। केप्लर्स लॉ स्टेट करना है जो कि ये वाला रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन किसने बताया था? केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स स्टेट्स दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस को यहाँ डिनोट किया है r से, तो r का क्यूब यानी क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो ये क्यूब है डिस्टेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के जो कि लिया गया सन के अराउंड घूमने में। यानी सीधी सी बात है कि कोई ऐसे समझ लो ये एक सन है, ठीक है, इसके अराउंड सॉरी एक मिनट, हाँ ये मान लो ये कोई एक सन है, ठीक है, सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लेनेट है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ये मीन डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसे आर माना और इसे रिवॉल्व करने में जो टाइम लगेगा उसे क्या माना? उसे टी माना। तो जो ये रिवॉल्व करने में टाइम लगेगा तो इसके डिस्टेंस के क्यूब, इसके डिस्टेंस का जो क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो ये टाइम लिया उसके स्क्वायर के। क्लियर है? तो केप्लर्स लॉ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 Which of the Kepler's law of planetary motion led Newton to establish the inverse square rule for gravitational force between two bodies? ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर रूल इसको कहते हैं हम, जो ये वाला है। ठीक है, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा है केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन अपन का यही है, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। Name the property of Earth which is responsible for extremely small acceleration being produced in it as a result of attraction by other small object। तो उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो कि रेस्पॉन्सिबल है बहुत ही कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए बाय द अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, उस वाले क्वेश्चन में आया तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ और किसी भी इंसान के बीच में लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे और लैपटॉप के बीच में लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे और मेरे आसपास जो ऑब्जेक्ट रखे उनके बीच में भी लग रही है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा वीक होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। उस फोर्स की वजह से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता। आपको उस फोर्स की वजह से रिजल्ट तभी दिखेगा जब जो दो बॉडी के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें एक बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू अर्थ, मून, इन सब के बराबर। तब जाके हम ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं भी लग सकता है लेकिन वो इतना ज्यादा वीक होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इतना ज्यादा वीक होता है मेरे भाई कि उसकी वजह से कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन जैसे एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम और एक ऑब्जेक्ट आपका आ जाए अर्थ, तो अब अर्थ का मास हो गया बहुत बड़ा, तो अब हम दोनों में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट दिखने लगता है कि अर्थ हमें अपनी तरफ खींच लेती है। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है? तो एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा मास है, लार्ज मास है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 What is the acceleration produced in a freely falling body of mass 10 kg? अब ये बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर जिसका मास है 10 kg। अब एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 या 4 था, हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। आपका मास 10 kg हो, आपका मास 50 kg हो, आपका मास 100 kg हो, आपका मास 500 kg हो, आपका मास चाहे जो हो, लेकिन अगर बॉडी फ्री फॉल की कोई भी इन चारों में से, तो इस पर लगने वाला एक्सीलरेशन जी कांस्टेंट ही होगा। इस पर लगने वाला एक्सीलरेशन जी कांस्टेंट ही होगा, यानी कि फर्क ही नहीं पड़ता मास पे। तो इन्होंने जो ये लगा दिया है ना कि 10 kg मास का कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, मेरे भाई वही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा जो 50 kg मास का होगा, क्योंकि डिपेंड तो करती नहीं है।
और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट। तो आपका जो 10 केजी मास की बॉडी है उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी कितना लगने वाला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, जब भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया किसी भी हाइट से, इट एक्सिलरेट एंड फॉल्स डाउन, ठीक है। वो फॉल डाउन करता है उसमें